बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है, फाइंड द फर्स्ट 21st टर्म ऑफ द एपी इफ इट्स सिक्स टर्म इज 11 एंड द 15th टर्म इज 47। तो हमारे पास इस सवाल में जो गिवन डेटा है वो ये है कि हमारे पास एपी की जो सिक्स टर्म है वो है 11। तो हम A6 हमारे पास 11 है, A15 हमारे पास 47 है और हमें A21 फाइंड आउट करना है। बट कल की क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एपी का कि ए एन बराबर है A+N -1 डी के। जब भी एपी की कोई भी टर्म निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। सवाल में हमारे पास एपी की सिक्स्थ टर्म गिवन है 11, मतलब A6 गिवन है 11। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। ए एन लिखा हुआ है, n की जगह 6 आ गया, A+6 - 1 D। तो जहां जहां n लिखा हुआ था हमने वहां वहां n की जगह 6 रख दिया। A6 बच्चों आ गया A+5D। सवाल में हमारे पास A6 की वैल्यू गिवन है 11, तो A6 की जगह हमने 11 रख दिया। A+5D हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फिर उसके बाद हमारे पास सवाल में एक और वैल्यू गिवन है। सवाल में गिवन है A15 बराबर है 47 के, तो हमने n की जगह 15 रख दिया इक्वेशन 1 में। तो A15 बराबर है A+N - 1 D के। तो जहां जहां n लिखा था वहां वहां हमने 15 सब्स्टिट्यूट कर दिया। A15 की वैल्यू आ गई A+14D। A15 आ गया, ए की जगह हमारे पास आ जाएगा, मतलब ए ही रहेगा। A15 की जगह A15 की वैल्यू सवाल में गिवन है, A15 गिवन है कि 47 के बराबर है। तो यहाँ A15 की जगह 47 आ गया। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। असल में हमें एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए ए और डी चाहिए होता है। तो हमें ए और डी निकालने के लिए ये दो इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कराना होगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे पहले लिख दी, जो कि 11 बराबर है A+5D के। इक्वेशन 3 उसके नीचे रख दी, 47 बराबर है A+14D के। सब्ट्रैक्ट कराने का मतलब है कि सबकी साइन चेंज हो जाएगी। ए से ए चला गया,
11 माइनस 47, तो माइनस का 36 आ जाएगा। 5 में से ये गया तो माइनस का 9 बचा। ये -9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर बच्चों डिवाइड हो जाएगा। डी की वैल्यू आ जाएगी 4। हमें एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए ए और डी निकालना होता है। डी हम निकाल चुके हैं। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे ताकि हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए। इक्वेशन 2 है 11 इज इक्वल टू ए प्लस 5d। हम यहाँ पर डी की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 11 बराबर आएगा a + 20। ये 20 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -9। ए और डी हमने निकाल लिया। हमें टर्म निकालनी है। टर्म हम कैसे निकालें? 21st टर्म, दोबारा ए एन का फॉर्मूला यूज करा, a + n - 1d। इसमें हमने n की जगह 21 सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन में या इक्वेशन 1 में। इस फॉर्मूले में जहां जहां n लिखा है वहां पर 21 आ गया। तो ये a + 20d आ गया। ए और डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ए की जगह -9 आ जाएगा, डी की जगह आ जाएगा 4। तो a21 बराबर आएगा माइनस का 9, ये आ गया 80। a21 आ जाएगा 71 के बराबर। ये वाहिद सवाल है इस एक्सरसाइज का जो कि सबसे बड़ा है, बाकी तो सारे छोटे छोटे से हमने इससे पहले कल किए हैं। इसमें कोई मसला, कोई बात ना समझ आ रही हो तो पूछ लें सब। बेटा रूहान, मर्जी होती है, दोनों में से कोई भी रख दें आप, पहले और दूसरे को बाद में रख दें, सब्ट्रैक्ट ही कराना है। आंसर दोनों सूरतों में सेम ही आता है। अच्छा, क्लास में शायद कुछ नए बच्चे भी हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करवा दूंगा कल की क्लास के हवाले से, ताकि जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बनना है वो बन जाए उनका। बाकी क्या कहते हैं, कोशिश करता हूँ जो नेक्स्ट सवाल मैं कराऊंगा उससे आपको बेहतर समझ आए चीज़ें।
अच्छा भाई, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। पार्ट ए में कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 75। तो थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, एपी क्या होता है, ताकि जो न्यू स्टूडेंट उनको बात समझ आ सके। बेटा, सीक्वेंस कहते हैं ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को जो किसी रूल के तहत फॉर्म हो रहे हो। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या रूल फॉलो हो रहा होता है कि अगर एक नंबर 2 है, तो जो नेक्स्ट नंबर है इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड कराने पर मिलता है। 2 में फॉर एग्जांपल मैंने 3 ऐड करा दिया तो 5 आ गया। 5 में मैंने 3 ऐड करा दिया तो मुझे 8 मिल गया। 8 में मैंने 3 ऐड करा दिया तो मुझे 11 मिल गया। 11 में मैंने 3 ऐड करा दिया तो 14 मिल गया। तो ऐसी सीक्वेंस को, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जिसके अंदर पीछे वाली टर्म में एक फिक्स्ड वैल्यू हम ऐड कराते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लिखा हुआ है, इसमें हमने 2 ऐड कराया, 5 में 2 ऐड कराया, 7 में 2 ऐड कराया, 9 में 2 ऐड कराया, 11 में 2 ऐड कराया, 13। अब हम सवाल पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं। सवाल में कहा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 75। सीक्वेंस है हमारे पास, यहाँ लिख भी देते हैं, सिंस -15 -9 -3 till 75 is in AP। एपी के अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन यहाँ पर ए एन कहलाती है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, इसको nth टर्म भी कहते हैं। तो सवाल में ए एन गिवन है, लास्ट वैल्यू जो है 75, ये लास्ट टर्म है इस सीरीज की, इस सीक्वेंस की। ए कहलाती है सीक्वेंस की पहली वैल्यू, तो ये पहली वैल्यू है, इसको हम ए कहते हैं। डी कहलाती है वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब डी निकालने के लिए आगे वाली टर्म को माइनस कराते हैं पीछे वाली टर्म से। माइनस माइनस प्लस 15, तो डी की वैल्यू 6 आ गई। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये कौन बताएगा हमें, एन बताएगा कि 75 कौन सी टर्म है। तो यहां पर हमने ए एन की जगह 75 रख दिया, ए की जगह -15, एन -1, डी की जगह हमने 6 रख दिया। तो ए एन की जगह हमने 75 रखा, ए की जगह -15, डी की जगह हमने 6 रख दिया। माइनस का 15 इधर आएगा, प्लस का 15 हो गया, ये दोनों ऐड जाएंगे, 90 आ गया। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर 90 से डिवाइड हो जाएगा। नाइन्टी डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया 15।
बेटा ये माइनस का वन उस तरफ चला जाएगा, तो माइनस के वन को उस तरफ ले जाएंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। n अगर फ्रैक्शन में आ जाता या n अगर नेगेटिव आता तो हम कहते कि टर्म डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई है, नेगेटिव नहीं आई है, तो हम कहेंगे थस 75 इज द 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी। जो गिवन एपीएस की 16th टर्म है 75। यहां तक कोई मसला किसी को? क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है। सिंस 5 to -1 till -85 is in AP। ये भी AP में ए एन बराबर है A+n-1D। बेटा यहाँ पर ए एन बराबर है आखिरी वैल्यू के -85, ए बराबर होता है फर्स्ट वैल्यू के जो कि 5 है, और डी बराबर है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो 2 - 5, तो ये आ जाएगा -3। इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ए एन की जगह -85 आएगा, ए की जगह 5 आ गया, n-1, डी की जगह -3 आ गया। हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए की जगह 5, डी की जगह -3 रख दिया। ये 5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा, n-1 इंटू -3 आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास -90 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 3 -3। ये -3 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके -90 से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास 30 बराबर आ जाएगा n-1 के। 1 इधर आ गया, +1 हो गया, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 31। मैंने आपसे वही कहा कि n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आती, अगर नेगेटिव आती, तो हम कहते कि टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -85 बेटा कैमरा अपना ना खोलें, मैं मीटिंग से निकाल दूंगा आपको वरना। -85 इज दी 31st टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये आंसर आ गया, इसको कॉपी कर लें, कहीं मसला आ रहा है तो पूछें। जी बेटा मैं भेज दूंगा।
अब बच्चों कर लिया सबने, तो आगे चलें। बेटा अजान अहमद, मैं एक सवाल और करवा रहा हूँ इसी के जैसा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -2 4 10 इज 148। हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस -2 4 10 till 148 इज इन एपी। अगर ये वैल्यूज एपी में हैं तो एपी के अंदर ए एन बराबर होता है A+n-1 डी के। यहां पर ए की जगह फर्स्ट वैल्यू आएगी -2, डी की जगह आएगा सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। 4 में से -2 को माइनस करेंगे तो 4+2 मतलब 6 आ गया। 148 कौन सी टर्म है ये मालूम करना है। 148 इसकी लास्ट टर्म है, इसको आखिरी टर्म हम कह रहे हैं। तो यहाँ फॉर्मूले में ए एन की जगह 148 आएगा, तो हमने यहाँ ए एन की जगह 148 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ए की जगह 6 आएगा, n-1, सॉरी ए की जगह -2 आएगा, डी की जगह 6 आ जाएगा। ए हमेशा फर्स्ट वैल्यू कहते हैं, -2 है तो ए की जगह -2 आ गया, डी की जगह हमने 6 रख दिया। ये 2 उधर चला जाएगा, -2 पॉजिटिव हो जाएगा। 150 बराबर आ गया n-1 × 6 के। यहां से 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर 6 डिवाइड हो जाएगा, और हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो ये आ गया 25, -1 उधर चला जाएगा, ये +1 हो गया। बेटा बाकियों को मेरी आवाज में कोई इशू आ रहा है? मुझे लग रहा है आपका इंटरनेट का मसला बेटा। n बराबर आ गया 26 के। ठीक है बेटा। n26 आने का मतलब है 148 इज द 26th टर्म ऑफ द गिवन एपी।
तो ये एपी की 26 टर्म है, ये आंसर आ गया हमारे पास। इस सवाल को देख लें, कोई मसला है, कोई बात नहीं समझ आ रही है इस सवाल में तो बता दें बेटा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में एक बड़ा मसला ये है कि हर वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर हम स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो सीक्वेंस की वैल्यूज आएंगी ये बहुत बड़ी आएंगी और ये एपी में नहीं होंगी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ 6/7, 11/7, 16/7। हम इसकी nth टर्म निकालेंगे स्क्वायर को हटा के। nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे a हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, a आपके पास पहली वैल्यू है 6/7। यहाँ पे d बराबर है दूसरी वैल्यू मतलब सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू 11/7 माइनस 6/7। 7 एलसीएम आ जाएगा, 11 - 6 तो 5/7 आ जाएगा। बेटा इस सवाल में हमें nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालने के लिए हम ये जो
सीक्वेंस गिवन है हमारे पास, 6/7 का स्क्वायर, 11/7 का स्क्वायर, 16/11 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर के बिना लिख देंगे, विदाउट स्क्वायर। हम 6/7, 11/7, 16/7, इसकी nth टर्म निकालेंगे पहले। बेटा ए एन का फॉर्मूला है a+n-1d। जो फर्स्ट वैल्यू है वो स्मॉल ए कहलाती है, मतलब फर्स्ट वैल्यू को हम ए कहते हैं। डी हमारे पास आता है सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो सेकेंड वैल्यू 11/7 में से 6/7 माइनस किया तो 5/7 आ गया। जब nth टर्म निकालनी होती है तो n की वैल्यू n ही रहती है। ये फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू a+n-1d। ए की जगह 6/7 रख दिया, डी की जगह 5/7 आएगा। ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5n-5/7। अच्छा, यहाँ एलसीएम लेंगे 7, 6 + 5n-5। तो ये आ जाएगा 5n, 6 में से 5 गया 1 बचा। ये nth टर्म आ गई विदाउट स्क्वायर की। स्क्वायर वाली nth टर्म हमें चाहिए। सिंपल हम ये काम करेंगे क्या, कि जो हमारा आंसर आया है इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो हम लिख देंगे तो द रिक्वायर्ड nth टर्म विल बी ए एन इज इक्वल्स टू 5n+1/7 का होल स्क्वायर। क्योंकि हर वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ था इसीलिए आखिर में हमने स्क्वायर लगा दिया। असल में nth टर्म क्या होती है, nth टर्म आपको ये बता रही होती है कि पहली टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म क्या होगी, तीसरी टर्म क्या होगी। अगर आप इसके अंदर n की जगह फॉर एग्जाम्पल 1 रखते हैं, या n की जगह हम 1 रखते हैं अगर, तो मैं जब n की जगह 1 रखूंगा तो ये 5 + 1 तो 6/7 का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब जो पहली वैल्यू है इस सवाल की वो बन जाएगी। अगर मैं n की जगह 2 रखूंगा तो 5 × 2 + 1/7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 × 2 = 10 + 1/7 का स्क्वायर। तो ये 11/7 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो सवाल में दी गई दूसरी टर्म है ये वो बन जाएगी। तो एन टर्म एक ऐसी टर्म होती है जिसमें n की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, आपके पास सीक्वेंस की वैल्यूज आती चली जाती हैं। यहाँ तक देख लें, कहीं कोई मसला आ रहा है तो बताएं बेटा। जी बेटा, फराज बोले। नहीं, आपका माइक तो म्यूट नहीं होगा, मैसेज पे बात करनी है, जो करनी है आप कर लें। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये कहा कि हमें इसकी nth टर्म निकालनी है।
मैंने यहाँ पर देखा कि सवाल में सब वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जिसकी हमें एनर टर्म निकालनी है। मैंने स्क्वायर हटाकर वैल्यूज़ को कंसीडर कर लिया। मैंने स्क्वायर हटाकर इसलिए कंसीडर किया, मैंने देखा कि ये एपी है, 6/7 लिखा है। 6 में अगर 5 ऐड करा दें तो 11 आ जाएगा। 11 में अगर 5 ऐड करा दें तो 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है। तो ये स्क्वायर हटाकर जो वैल्यू बन रही है ये एपी है। ए एन बराबर है a+n-1 डी के, ये एपी का फॉर्मूला है। जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम ए कहते हैं फॉर्मूले में। मैं समझाता हूँ। ए आपके पास 6/7 है। डी आपके पास सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू है। तो 11/7 में से 6/7 माइनस किया तो 5/7 आ गया। सिंपल फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे। ए की जगह हमने 6/7 रख दिया, डी की जगह 5/7 रखा। ये 5/7 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 5n-5/7 आ गया। दोनों के नीचे 7 लिखा है तो एलसीएम भी 7 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी। 5n, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। 5n+1/7 हमारे पास nth टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। सवाल में जो सीक्वेंस दी हुई है उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो सिंपली जो आपने ये आंसर निकाला है 5n+1/7, आप इस आंसर पे स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि सवाल में हर वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है। मैंने अभी ये बताया कि nth टर्म एक ऐसी टर्म होती है जिसमें अगर आप n की जगह 1 रख दें, तो जहां जहां n लिखा है मैंने वहां 1 रख दिया, तो सॉल्व करने पे 6/7 का स्क्वायर आएगा। मतलब वही वैल्यू आ जाएगी जो सवाल में पहली टर्म दी हुई है। अगर आप n की जगह 2 रख दें, 5 × 2 + 1 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर, 5 × 2 = 10 + 1/7 का स्क्वायर, तो 11/7 का स्क्वायर आ गया। जो सेकेंड वैल्यू लिखी हुई है वो बन गई। अब n की जगह अगर 3 रख देंगे तो थर्ड वैल्यू बन जाएगी। तो nth टर्म एक ऐसी टर्म होती है जिसमें n की जगह आप जो वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे तो पहली टर्म मिलेगी, 2 रखेंगे तो दूसरी टर्म मिलेगी, 3 रखेंगे तो तीसरी टर्म मिलेगी। ठीक है, अब तो कोई मसला नहीं है। अली फारूक बेटा, बिल्कुल आपने जैसे किया ये भी तरीका सही है। नहीं, ये n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके शो नहीं कर रहा है, ये आप सबको समझाने के लिए मैंने बताया सिर्फ। वो मैं कर दूंगा बेटा इंशाल्लाह। ओके सारे बेटा।
क्वेश्चन नंबर 7 अगर कर लिया आप लोगों ने तो फिर आगे चलते हैं। चलें आगे चलें। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 का पार्ट 1 मैं पहले कर रहा हूँ। If A, B, C are the lth, mth और nth terms of an AP, show that। तो बेटा let A, B, C are the lth, mth and nth term of AP such that। यहाँ पर इस सवाल में सबसे आसान तरीका ये है कि हम A को L के बराबर सपोज कर लेंगे, B को M के बराबर, C को N के बराबर, क्योंकि A lth टर्म है, B mth टर्म है और C nth टर्म है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है A m-n प्लस B n-l प्लस C l-m। तो A की जगह हम L रख देंगे, B की जगह हम M रख देंगे, C की जगह हम N रख देंगे। L मल्टीप्लाई होगा M से तो Lm, L मल्टीप्लाई होगा N से तो NL।
एम मल्टीप्लाई होगा अंदर एम एन माइनस ये एम मल्टीप्लाई हुआ एल से, तो एल एम आ गया। ये एन मल्टीप्लाई होगा इससे, तो एल एन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एम एन आ जाएगा माइनस का। एल एम से एल एम कैंसिल, एम एन से एम एन कैंसिल, एल एन से एल एन कैंसिल, जीरो आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। इज प्रूव। इसका पार्ट टू आप खुद कर लेंगे। पार्ट टू होगा क्या? इसको कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं। वो कर लें तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम जाएंगे। ओके बेटा।
ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, इफ 1/a, 1/b, 1/c आर इन ए पी, शो दैट b इज इक्वल्स टू। बहुत आसान सवाल है। कह रहे हैं कि तीन वैल्यूज एपी में है। सिंस 1/a, 1/b, 1/c आर इन एपी, सच दैट, एपी में क्या होता है? एपी में डिफरेंस सेम होता है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है, आपको मालूम करना है कि एपी में है या नहीं है, तो आप ये डिफरेंस निकालते हैं कि सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, थर्ड टर्म को आप सेकेंड टर्म से माइनस करते हैं। रिजल्ट हमेशा सेम आता है। जैसे कि अगर आप बात करें 2, 4, 6, 8, ये एपी में है या नहीं है, तो सेकेंड टर्म को अगर आप माइनस करें फर्स्ट टर्म से तो 2 आएगा। थर्ड टर्म को अगर आप माइनस करें सेकेंड टर्म से तब भी 2 ही रिजल्ट आएगा। तो हमने यहाँ पर, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकेंड टर्म 1/b, फर्स्ट टर्म 1/a, थर्ड टर्म 1/c, सेकेंड टर्म 1/b। ये 1/b जो वहाँ नेगेटिव है, ये इस तरफ आ जाएगा, 1/b पॉजिटिव हो गया, ये 1/a दूसरी तरफ चला गया, पॉजिटिव हो गया। 1/b ऐड हो जाएगा तो 2/b आ जाएगा, या हम एलसीएम लेके भी ऐड कर सकते हैं, एक ही बात है। ये एलसीएम लेंगे, ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आसान तरीका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, C+a, 2/b A+C/AC के बराबर है। यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2/b को, तो b/2 बराबर आ जाएगा AC/A+C। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा AC से, तो b बराबर आ जाएगा 2AC/A+C। यही कंडीशन प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गया। जल्दी से कॉपी कर लो ताकि फिर हम आगे चलें, आज ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। जी मुस्फरा कर देंगे। बेटा ये सर दोबारा शेयर बता देता हूँ। बेटा देखें, असल में जब भी तीन नंबर्स एपी में होंगे तो उनका डिफरेंस सेम होगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म की जगह 1/b रख दिया, फर्स्ट टर्म की जगह 1/a, थर्ड टर्म की जगह 1/c, और यहाँ पर रख दिया 1/b सेकंड टर्म की जगह। ये जो 1/b लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नेगेटिव है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। एक मिनट, तो ये 1/b नेगेटिव है, ये उस तरफ चला जाएगा, और ये 1/a नेगेटिव है, ये इस तरफ आ जाएगा, दोनों को हमने इस तरफ कर दिया। यहाँ हम 1/b प्लस 1/b पे एलसीएम ले लेंगे, बी एलसीएम आएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, तो 2/b आ गया। 2/b बराबर है C+A/AC के। इस वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, पलट दिया, दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर दिया, तो टू अपॉन सॉरी अगले स्टेप में हमने इन दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर दिया। जब इन दोनों को रेसिप्रोकल किया तो b/2 बराबर आ गया AC/A+C के बराबर। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2AC/A+C आ जाएगा रिजल्ट।
बेटा असल में एपी की जब बात आएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, जिसमें डिफरेंस हमेशा सेम आता है। तो इसीलिए जब एपी लिखा आएगा और कोई चीज़ प्रूफ करनी होगी तो हम डिफरेंस को कंपेयर करेंगे। एक मिनट रुकिएगा यार, ये मैं अभी अगला सवाल भी एपी ही लिखा हुआ है, उसमें भी यही काम करना है। जब एपी का सवाल आ जाए और प्रूफ करने का सवाल हो तो डिफरेंस को इक्वल रख के ही कंपेयर कराया जाता है, क्योंकि एपी के अंदर डिफरेंस सेम आता है हमेशा। चलें बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा, जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ये बुक में गलत है। बुक में इसमें गलती है। वो क्या गलती है? ये बुक का ही सवाल मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ प्लस आएगा तो ये प्रूव होगा, वरना नहीं होगा। कह रहे हैं इफ वन अपॉन ए प्लस बी, वन अपॉन बी प्लस सी, वन अपॉन सी प्लस ए आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो प्रूफ करो ये। अब वही बात है कि तीन वैल्यूज अगर एपी में है तो ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे होगा? एपी में डिफरेंस हमेशा सेम होता है। सिंस वन अपॉन ए प्लस बी, वन अपॉन बी प्लस सी, वन अपॉन सी प्लस ए आर इन एपी, देयरफॉर डिफरेंस सेम निकालना है, रखना है मतलब। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। बेटा बुक में माइनस लिखा हुआ है, इसको सही करना है, गलत है, वही कह रहा हूँ मैं आपसे, वरना प्रूव नहीं होगा सवाल। माइनस सेकंड टर्म के, आपने सेकंड टर्म की जगह वन अपॉन बी प्लस सी लिखना है, फर्स्ट टर्म की जगह वन अपॉन ए प्लस बी। थर्ड टर्म की जगह वन अपॉन सी प्लस ए, सेकेंड टर्म की जगह वन अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। सेकेंड टर्म की, सॉरी, बी प्लस सी आएगा, वन अपॉन। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। हमने यहाँ एलसीएम लिया, बी प्लस सी और ए प्लस बी का प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, यहाँ भी हम यही करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, ये माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गई। ए प्लस बी माइनस सी, कैंसिलेशन भी हो रही है नीचे। बी प्लस सी दोनों के नीचे लिखा हुआ है, बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल हो गया।
नीचे बच गया ए प्लस बी। ये आ गया बी प्लस सी, माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गई, माइनस का सी माइनस का ए, नीचे आ गया सी प्लस ए। जी बेटा रोहान, एलसीएम ले रहे हैं। यहां पर बेटा बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी आ गया, नीचे आ गया ए प्लस बी। यहाँ सी से सी कैंसिल हो गया, बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए आ गया। जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है उस रिजल्ट में सी माइनस ए लिखा हुआ है और ए माइनस बी लिखा हुआ है। मैंने क्या करा कि यहाँ पर ए माइनस सी लिखा था, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से क्या हो गया इसको यार, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करा, एलसीएम का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। बेटा यहाँ पर सी माइनस ए ऊपर चाहिए तो हमने माइनस कॉमन निकाला, सी नेगेटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव हो गया, और ए जो है वो नेगेटिव हो गया। यहाँ भी इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे हम, ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए प्लस सी लिख दिया इसको। दोनों साइड्स पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। ये ए प्लस सी और सी माइनस ए दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये भी दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब ए प्लस सी ऊपर आ गया, ये ए माइनस बी नीचे आ जाएगा। ये जो ए प्लस बी लिखा है ये ऊपर चला जाएगा, वहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा सी माइनस ए। तो यही कंडीशन प्रूफ करनी थी, ये प्रूव हो गया। माइनस का नहीं समझ आया शुदा बेटा, भी समझा देते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ए माइनस सी, सवाल में लिखा हुआ है सी माइनस ए प्रूफ करना है, तो हम इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। जब हम किसी वैल्यू में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो दोनों की साइन तब्दील हो जाती है। ए यहाँ पर पॉजिटिव है, जब माइनस कॉमन निकाला तो ए नेगेटिव हो गया। सी यहाँ पर नेगेटिव है, तो माइनस जब कॉमन निकाला तो सी पॉजिटिव हो गया। इसको इसको अरेंज कर लेंगे, सी पहले लिख दिया ए बाद में लिख दिया, तो जब माइनस कॉमन निकाला तो ये रिजल्ट आ गया, माइनस का सी माइनस ए। दूसरी तरफ बी माइनस ए लिखा था, सवाल में जो प्रूफ करना है वो ए माइनस बी प्रूफ करना है। यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाला, बी पॉजिटिव है, माइनस निकालने पर इसकी साइन तब्दील हो जाएगी। ए नेगेटिव है, इसकी साइन तब्दील हो जाएगी माइनस कॉमन निकालने पर, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। ये कर लें तो फिर आगे चलें, बस 3 सवाल अब रह गए, एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है।
कौन सा बेटा हफ्सा? बेटा माइनस कॉमन निकाला, अभी तो बताया मैंने कि जब माइनस कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन क्यों निकाला? सी माइनस ए आंसर में लिखा हुआ है। माइनस कॉमन जब निकालते हैं तो दोनों की साइन तब्दील हो जाती है, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की साइन तब्दील हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट falling from rest falls 12 meter during the first second। कि जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो फॉल कर रहा है, ठीक है, पहले सेकंड में 12 मीटर। ऑब्जेक्ट फॉल फॉर फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड की जो वैल्यू है वो है 12 मीटर्स। ऑब्जेक्ट फॉल फॉर सेकंड सेकंड 24 मीटर्स। ऑब्जेक्ट फॉल फॉर थर्ड सेकंड इज 36 मीटर्स। तो हम यहाँ पर कह देंगे भाई, सिंस अगर आप यहाँ पैटर्न को समझें तो 12 मीटर पहली वैल्यू है, 12 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 24 आ गई दूसरी वैल्यू, 24 में अगर 12 ऐड करेंगे तो तीसरी वैल्यू आ गई। तो आपके पास पैटर्न समझ आ रहा है कि हर सेकंड में 12 मीटर्स बढ़ रहा है। सिंस 12, 24, 36 आर इन एपी, क्योंकि एक फिक्स नंबर के हिसाब से रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, 12 पे, 24 पे, 26, तो इसका मतलब है कि ये एपी में है, क्योंकि इसका डिफरेंस सेम होगा। 24 आप माइनस कराएं 12 से तो आंसर 12 आएगा, 36 को आप माइनस कराएं 24 से तो आंसर 12 ही आएगा। डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आने का मतलब इट मीन्स कि ये एपी में है। सवाल में क्या कहा जा रहा है, क्या निकालना है? कह रहे हैं हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 8 सेकेंड, 8वें सेकेंड पे कितना फॉल करेगा, मतलब आपने 8th टर्म निकालनी है। तो ए एन बराबर है a+n-1 डी के। यहां पर बेटा ए है फर्स्ट वैल्यू है 12, डी आ जाएगा सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू 12, और एन यहाँ पर 8 होगा क्योंकि 8 सेकेंड पे हमें निकालना है। तो ए 8 बराबर आ गया, ए की जगह बेटा 12 आ जाएगा,
एन की जगह 8 रख दिया, डी की जगह भी 12 आ गया। तो ये आ गया 12। 8 में से 1 गया तो आपके पास 7 बच गया। 7 मल्टीप्लाई होगा 12 से। क्या हो गया ये, थोड़ा मसला कर रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप है। 7 × 12, तो ये आ गया 7 × 12। ये आ गया 12 + 84, मतलब 96 मीटर्स आंसर आ गया। हम यहाँ पर लिख भी देंगे, therefore the object will fall 96 meters during the 8th second। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी इस सवाल में तो बता दें। बेटा डिफरेंस सेम आ रहा है ना, इसलिए 12 y। आपके पास लिखा हुआ है 12, 24, 36। इन दोनों का डिफरेंस निकालें, 24 - 12 निकालें तो आपके पास 12 आएगा। या आप 36 को माइनस करें 24 से, तब भी 12 आएगा। तो डिफरेंस 12 आ रहा है, तो डी इसलिए 12 आ गया। कॉमन डिफरेंस कहलाता है डी। क्वेश्चन नंबर 12 में हाथ क्या समझा रहा हूं मैं। A man deposits 13,000 rupees in a bank in the first month। नहीं ना, स्लो यू स्टार्ट। A man deposits rupees 13,000 in a bank। जी लावा बेटा, हो जाएगा सेंड। तो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मंथ डिपॉजिट है रुपीज 13,000। सेकेंड मंथ डिपॉजिट है रुपीज 14,500। थर्ड मंथ डिपॉजिट है रुपीज 16,000। So on। Find how much he has to deposit in the bank at the end of a year। साल के आखिर में कितना इसने डिपॉजिट करना है, ये पूछ रहे हैं। सिंस 13,000, 14,500, 16,000,
आर इन एपी। क्यों एपी में भाई? 13,000 रुपये पहले महीने उसने डिपॉजिट किए, जमा किए। अगले महीने 1,500 रुपये ज़्यादा कर लिए उसने, 13,000 में 1,500 ज़्यादा कर देंगे तो आपके 14,500 आ जाएगा। फिर उसके अगले महीने 1,500 उसने और ज़्यादा कर दिए, तो ये एपी है। ए एन बराबर है A+N-1 डी के। ए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है 13,000, डी यहाँ पर सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू है तो 1,500, और एन यहाँ पर 12 है। तो A12 आ गया, ए की जगह 13,000 प्लस एन की जगह 12-1, डी की जगह आ जाएगा 1,500। ये 13,000 आ गया, ये 11 मल्टीप्लाई बाय 1,500 हो गया। बेटा क्या कह रहे हैं कि फाइंड हाउ मच ही हैज़ टू डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईयर। साल के आखिर में कितने महीने होंगे टोटल? 12 होंगे ना। तो ये आ जाएगा 165,000, सॉरी 16500। इसमें ऐड करा देंगे 13,000 रुपये, 29,500। तो साल के आखिर में उसको कितने डिपॉजिट करने होंगे? 29,500 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। तो ही हैज़ टू डिपॉजिट ₹29,500 at the end of a year। 13 क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद कर लिएगा। 13 में आपने एन निकालना है, सही है। उसमें लास्ट टाइम आपके पास 2,000 रुपये के मैंने। उसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने 200 रुपये सेव किए पहले हफ्ते में। हर हफ्ते वो 25 रुपये सेव करता है, और तो अगले हफ्ते में 225 रुपये हो जाएंगे उसके पास, फिर उसके अगले हफ्ते में 250 रुपये हो जाएंगे, आखिरी हफ्ते में कह रहे हैं 2,000 रुपये हो जाएंगे। 2,000 रुपये कितने हफ्तों बाद होंगे ये पूछा जा रहा है। जी बेटा 73 है। तो आपके पास A 200 है, डी आपके पास 25 आएगा, दोनों को माइनस करा के ए एन आपके पास 2,000 रखना है। आपने एन निकालना है इस सवाल में। एन आपको बताएगा कितने हफ्तों बाद इसके पास 2,000 रुपये होंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।